हमारे गेस्ट है डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर संजय गुप्ता WUD वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के वाइस चांसलर है। आप पूर्व डीन रह चुके हैं NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और फाउंडिंग डीन भी है स्कूल ऑफ डिजाइन GD गोयनका यूनिवर्सिटी के। तो संजय गुप्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें आपका कीमती समय दिया है। आपका स्वागत है सर ABP लाइव और पैसा लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बहुत खुशी की बात है। शुक्रिया सर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या चीज है सर, आजकल के यंग जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, मिलेनियल्स आप कह सकते हैं या फिर जेनजी, ये बेसिकली जनरेशन आ गया है, तो WUD में ऐसी कौन सी चीजें अलग है सर जो अट्रैक्ट करे एक विद्यार्थी को कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, नए जमाने और नए दौर में कैसे अपने आप को देखे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक समय था जब हमारे देश में ये सारे, जिसको हम क्रिएटिव स्ट्रीम्स कहते हैं, आर्किटेक्चर हो गया, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिजाइन, इन सबके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते थे। जी वो बिल्कुल। अपने अपने साइलोज में, अपने उसमें कुछ कुछ करते रहते थे। ज्यादातर, क्योंकि समझने की बात ये है कि इंडिया के ये डिजाइन में पिछले कुछ 30 या 40 सालों से ही एक फोकस स्टार्ट हुआ है। उससे पहले तो इंडिया वाज जस्ट कैचिंग अप विद द वर्ल्ड, यस। इंडिपेंडेंस के बाद। तो अभी हम लोग उस स्टेज पे आए हैं जबकि हम ना केवल कैचअप कर चुके हैं, बट हमारे को अब लीड करने की एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे केस में डिजाइन के लिए, डिजाइन का होना बहुत जरूरी था। लेकिन डिजाइन के इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में सब अलग अलग तरीके से बने हुए हैं। आजकल की समस्या है, आप कोई भी समस्या उठा के देख लीजिए, आप सोचे कि खाली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिठा दो तो सॉल्व कर लेगा, या प्रोडक्ट डिजाइनर बिठा दो तो सॉल्व कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक टीम चाहिए, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, जो कि बैठ के इकट्ठे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जितनी क्रिएटिव स्ट्रीम्स हैं उनको इकट्ठा लाया जा सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सके और जो आजकल की मॉडर्न सोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस निकाल सके। आपको क्या लगता है सर, क्या अपेक्षा होनी चाहिए, किस तरह के नए चेंजेस आने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? कि इस वक्त हम NEP के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के यस। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे है। और इस टाइम अगर आप देखेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत बड़ा एक डिसप्शन फेस कर रहे हैं हम लोग सब। आप चैट GPT और ये सब तो आपने सुना ही होगा। तो हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड जितने ले ऑफ हो रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो भी सब आप देखिए। देख ही रहे हैं। तो भी इन सब चीजों के लिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इक्विप्ड रहें, सशक्त रहें, उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं डिजाइन इंस्टीट्यूशंस के लिए समझता हूँ कि जैसा टेक्नोलॉजी फील्ड में डिसरप्शन आ रहा है, आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनी इंजीनियर्स को ले ऑफ कर रही है, वही डिजाइनर्स को बड़ी संख्या में हायर कर रही है। क्योंकि एक डिजाइनिंग एक ऐसा फील्ड निकल के आया है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को और टेक्नोलॉजी को और डिजाइन को जोड़ता है। तो इस वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एजुकेशन सेक्टर को, डिजाइन एजुकेशन सेक्टर को सशक्त किया जाए। और उसके लिए हमारे को सबसे बड़ी जरूरत है वो है फैकल्टी की, ये पढ़ाने वालों की। क्योंकि जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट होता है वो थोड़ा सा भी अगर अपने फील्ड में अच्छा है तो नेचुरली वो अपने प्लेसमेंट लेके बड़ी कंपनीज के पास चला जाता है। एजुकेशन सेक्टर में जो हम सैलरीज दे पाते हैं, उन सैलरीज उनके लिए अनअट्रैक्टिव होती है। तो अब इस स्टेज पे हमारे को एक बहुत ही लार्ज कंटिजेंट फैकल्टी का तैयार करना है, जो कि आगे जनरेशन के लिए एजुकेटर्स के तौर पे आ पाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा सजेशन था कि अगर हम फॉरेन फैकल्टी को इनवाइट कर पाए और उनको 4-5 सालों के लिए रख पाए, ताकि शॉर्ट टर्म गैप वो लोग कंप्लीट कर पाए और उसी दौरान हमारी अपनी फैकल्टी भी ट्रेन हो पाए। साथ ही साथ हमें ये भी चाहिए कि अगर डिजाइन एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री को जोड़ा जा सके, ताकि जो यहाँ से ग्रेजुएट निकले उनका इमीडिएट उपयोग हो सके। और उस काम के लिए इंडस्ट्री का मेरा प्रपोजल था कि जैसे CSR फंड है, ऐसे ही 1% का डिजाइन प्रमोशन फंड जो है कि क्रिएट हो सके, जो कि
जिसके बतौर सारी कंपनीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सके और पार्टिसिपेशन में एक नई जनरेशन जो है डिसरप्टर्स की वो तैयार हो पाए। सर, आप कह रहे थे कि ले ऑफ हो रहा है, इसी से मेरा एक प्रश्न और उद्भव होता है कि आजकल का जो युग है, आपने चैट जीपीटी का, एआई चैट जीपीटी का आपने जिक्र किया। हालांकि ये अभी प्राथमिक स्तर पर है और ये रियल टाइम डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाता है जैसे गूगल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये पिछले रिकॉर्ड्स दिखाता है हमें। तो ये तो बात हुई डिजिटलाइजेशन की, मॉडर्न टाइम्स की। और जो मॉडल अभी जो इनोवेशंस हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, रोबोटिक्स का अभी आ गया है, हेल्थ केयर सेक्टर में रोबोटिक्स आ गया है। तो ये बदलते इस दौर में नौकरियों के लिए क्या हम खतरा देख पा रहे हैं, या फिर इस तरह की नौकरियां और अलग जनरेट होगी? क्या हमें खुद अपग्रेड होना पड़ेगा? आप इसे कैसे देखते हैं? ये चैट जीपीटी जैसे पिछले 9 महीनों में कम से कम 15 अलग तरह के मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। ये लैंग्वेज टूल है, इसी तरह से वीडियोस के लिए, मूवीज के लिए, ऑडियोज के लिए, सबके लिए आर्टिफिशियल टूल्स जनरेट हो गए हैं। तो बेसिकली जो अब तक काम हमारी ह्यूमन सोच उस तक थी कि जो काम इंसान कर सकता था वो मशीनों से करवाने के लिए इंसानों ने इन मशीनों को पैदा किया है, ट्रेन किया है। तो अब ये मान के चलना चाहिए कि अगले कुछ सालों में सारे वो काम जो अब तक हम कर पा रहे थे वो मशीनें करने लगेंगी। अच्छा। तो ऐसी क्या चीज है, उससे आगे हम क्या कर पाएंगे, उस काम के लिए हमारे को तैयारी करनी है। तो एक फॉर्चुनेटली जो आप ये ऑफ कह रहे हैं वो भी ये था कि वो एक रियलिटी थी जो कि पिछले 20 सालों की थी। और जी, ये ऑफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। बिल्कुल। और अगले 10 सालों में जिन टेक्नोलॉजीज की का यूज होगा, उन टेक्नोलॉजीज के लिए अब नई जनरेशन तैयार होकर आ रही है। तो ये एक डायकॉटमी है कि आपको साथ साथ तैयार भी होना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपके पीछे पड़ी है, इट इज कैचिंग अप विद यू, एंड एज ह्यूमंस इंटेलिजेंट बीइंग्स वी हैव टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ इट। तो आपका यही सार है कि टेक्नोलॉजी के साथ आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस कंपटीशन में आप पीछे छूट जाओगे कहीं ना कहीं। मेरा अगला सवाल फैशन इंडस्ट्री को लेकर है। अ, संजय जी, फैशन इंडस्ट्री में जो बदलाव हम देख पा रहे हैं, ठीक है, इसमें फास्ट फैशन है, एक रेगुलर फैशन होता है और एक सस्टेनेबल फैशन होता है। ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब विवादों का विषय रहा है कि आपके फास्ट फैशन में आपको मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली होता है, लोअर कॉस्ट होता है, और इसके अलावा बेसिकली इसके सारे जो बाइंग, सारे जो ऑप्शंस हम देखते हैं, डिजिटल ई कॉमर्स ज्यादातर जो चलता है, मतलब कपड़ों को लेकर अगर हम फैशन एज इन क्लोथिंग में अगर हम देखें, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, उसके नुकसान भी है। आउटसोर्सिंग की जाती है बांग्लादेश या फिर म्यांमार जैसे देशों में, टेक्सटाइल जो बेसिकली हब है, जहाँ से जीन्स या फिर ऐसे लोअर कॉस्ट जो है क्लोथिंग या फिर ये सारी चीजें बन के आती है। इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, पर आप कैसे देखते हैं कि ये क्योंकि रेगुलर फैशन में जो कि तुरंत हो जाता है, सस्टेनेबल फैशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान करता है, तो इसका क्या पर्याय हो सकता है? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में ये भी पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फास्ट फैशन अभी कुछ इसी एक डिकेड में बहुत पॉपुलर हुआ है। उससे पहले हमारी एक फैशन साइकिल को 9 से 12 महीने की साइकिल मानते थे कि एक कपड़े को, एक एक गारमेंट को पेपर पे डिजाइन होकर और शेल्फ तक पहुंचने में करीब 9 महीने से 1 साल लगता था। इस बीच में कुछ कंपनी ने फास्ट फैशन स्टार्ट किया और ये इस 9 महीने की ट्रैवल को 3 महीने तक ले आए। अब आजकल और उसको फास्ट कर दिया गया, 2 महीने में होने लग गया है। तो बेसिकली विंटर शुरू होने के और खत्म होने के बीच के जो 5 महीने हैं, उसके बीच में आपकी 3 साइकिल चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती तो है। हर बार नया। तो एक तरह से ये आपको एक कंज्यूमरिज्म को फीड कर रहा है कि आप हर बार कुछ नया पहन के जाए। और इसके बट ये सबको पता है कि आप जितने कपड़े पहनेंगे उतने फेंकेंगे, और उसकी रिसाइकलिंग कॉस्ट और उन सबको ध्यान में रखा जाए तो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आप उतना ही
रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, ऑल्दो एट द सेम टाइम आप उतने ही एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो। तो ये एक बड़ा विषय ये रहा है कि स्लो फैशन, जिसमें आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार कोई फैशन चेंज करते हो, क्या वो फैशन जो कि दूसरी कम्युनिटीज को, जैसे आप इंडिया में बने हुए आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड कपड़े पहनते हैं, खादी वस्त्र पहनते हैं, हैंडलूम के वस्त्र पहनते हैं, या उन पे इंडियन एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई हो वो पहनते हैं, तो ये सारे वस्त्र जो है किसी ना किसी कम्युनिटी को सस्टेन कर रहे हैं। सो दे आर मच मोर सस्टेनेबल, बट देन दे आर स्लोअर। वो आपके पास हर 2 महीने में नया बन के नहीं आ सकते। तो क्या स्लो फैशन जो है वो हमारे प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए ज्यादा सस्टेनेबल है? ये बात है कि ये ज्यादा सस्टेनेबल है, तो इस तरफ पुश है। लेकिन बड़ी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो नए नए फैशन लाकर अपना नया ज्यादा पैसा बनाना चाहती हैं, वो कर रही हैं। तो ये एक मार्केट फिनोमिना है जिसमें दोनों चीजें चल रही हैं। क्या किसको करना चाहिए, ये किसी को भी उपदेश देना आसान नहीं है। इसी से सर जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है। देखिए, UI UX जैसी जो तकनीक है, ठीक है, मतलब ये गेमिंग में भी अलग तरीके से यूज होता है, और आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में इसकी परिभाषा क्या है? आप एक लेमैन को, एक सामान्य मानस को कैसे इसे समझाएंगे, और कैसे इस क्षेत्र में भी करियर किया जा सकता है? आप कैसे इसे समझाएंगे सर? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? UI UX ये है कि जब आप सबने अपने फोन पे ब्राउजिंग किया है, तो कभी आप कोई चीज ढूंढना चाहते हैं, और अगर आपने सही कीवर्ड डाला तो एक ही बार में आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल में ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जो आपको चाहिए। तो ये जो इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको UI UX कहते हैं। तो जितनी वेबसाइट अच्छे से डिजाइन होगी और इस तरीके से डिजाइन की जाएगी कि कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, अपने गंतव्य तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंच पाए, उसको UI UX कहते हैं। इसके लिए होना बहुत जरूरी है। गेमिंग एक अलग फील्ड निकल के आया है, हर चीज को गेमिफाई भी किया जा सकता है। और अगर कोई अनपढ़ भी है, उसको भी अगर आप विजुअल तरीके से गेमिफिकेशन की तरह समझाएंगे, तो उसके दिमाग में एकदम से चीज आ जाती है। तो ये गेमिफिकेशन करना हर प्रोसेस को आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज ऑल्सो जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग है, वीडियो गेमिंग है, वो बहुत ही उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। अब उसके बीच में कॉम्पिटिशन्स होने शुरू हो गए हैं, फिल्म्स बन रही हैं। अब आपने सुना ही होगा, एक नया मेटावर्स भी तैयार हो रहा है। जी। मेटावर्स पे, उसमें भी बहुत सारी कंपनीज अलग अलग काम कर रही हैं। वहां भी सब एनिमेशन पे ही काम हो रहा है, क्योंकि वो सब एक वर्चुअल रियलिटी में चीजें बन रही हैं। तो एक्चुअल तो है नहीं, आपको बनानी पड़ रही है हर चीज, ठीक है। तो वो भी एक इस फील्ड को, तो ये जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR VR, एनिमेशन, गेमिंग, ये तो एक बहुत बड़े बूम के बीच में है। तो ये 5 साल 10 सालों में इस सेक्टर में बहुत बूम आने वाला है। सर, मैं कुछ लिबर्टी लेते हुए मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा, जो मेरा आखिरी प्रश्न होगा। सर, हम देख पा रहे हैं कि भारत जैसे देश में सबसे अगर टॉप मोस्ट एजुकेशन की संस्थाएं अगर हम देखते हैं, तो हम IIT और IIMs को देखते हैं। तो सर, इन संस्थाओं में, ऑटोनोमस कॉलेजेस में ऐसी क्या चीजें सिखाई जाती है, या किस स्तर पे सिखाई जाती है? इसका दर्जा क्या होता है कि जिसके बाद विद्यार्थी जो वहां से निकलते हैं, जो अलमनाइज वहां से निकलते हैं, उन्हें लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है? इस पे आप, मतलब आप कुछ सविस्तर, अगर, क्योंकि आप खुद IIT IIMs से पढ़े हैं, तो आपका सर, मतलब कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ऐसी क्या चीजें होती है यहाँ पे, क्या सिखाया जाता है? और WUD जो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन है, ये भी कुछ इसी तरीके की संस्था है जो कि मतलब प्राथमिक है और टॉप टियर में है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन संस्थाओं की जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। अच्छा। तो इसमें खाली एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जो क्षमता हो, वैसे लोगों को ये लेती है। तो और जब इनके साथ लेता है और इनको उस तरह की फ्रीडम और कंपटीशन दिया जाता है, ताकि वो
खुद ही अपने आप में एक इवोल्यूशन हो पाए, एक एक पूरा इकोसिस्टम इनको प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इनोवेटिव स्ट्रीक्स सब निकल के आती है। आज मैक्सिमम यूनिकॉर्न, जैसा आपने कहा, आईटी से है। जी तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पे एक उनको इकोसिस्टम मिलता है, एक फ्रीडम मिलती है कि वो कहीं भी जाके और कुछ भी कर सकते हैं। और ये नहीं है, अगर आपने देखा होगा ज्यादातर यूनिकॉर्न्स अगर डिजिटल वर्ल्ड में है, तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने निकल के किया। जी जी वो केमिकल इंजीनियरिंग से भी आए हैं, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से भी आए हैं, वो सब बच्चे सभी से आके ये कि उनका जो एक इनोवेटिव माइंड है, उसको उसको फर्टाइल लैंड मिला कि वो कुछ पनप सके। तो हम भी कहना चाहिए, वहाँ पे जो टीचिंग पेडागोजी है वो बड़ी एक्सपीरियंशियल है, कि आपको वो महसूस करके आगे बढ़ना। तो उस तरह का फ्रीडम और एक्सपीरियंशियल लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स एज वी से, अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो आज अच्छा होता है। तो हम भी इसे बिलीव करते हैं, डब्ल्यूडी भी ऐसे ही सोच के साथ आगे बढ़ रही है। सर, आपकी आज के युवाओं के लिए क्या आपका संदेश रहेगा? आप बिल्कुल, और हमारे जो दर्शक है एबीपी लाइव, एबीपी पैसा लाइव के दर्शकों को आपका सर क्या संदेश रहेगा, आप जो जो युवाओं को देना चाहे स्पेशली? इस वक्त ऐसे युग में है जो कि बहुत तेजी से बदल रहा है, तो चेंज को रेजिस्ट करके कोई फायदा नहीं है। वो चेंज रुकने वाली नहीं है, वो आएगी। और अगर आपने सिर्फ रेजिस्ट किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो चेंज के साथ आप भी चेंज, अपना माइंडसेट, अपना सोच, ये सब बदलिए। और जो आगे फ्यूचर दिख रहा है उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक सोच बदलने का जरिया है। ये अगर आप कर पाएंगे तो कल के लिए तैयार रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गुप्ता जी। तो ये तो थे आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट संजय गुप्ता जी, जिनसे काफी एनलाइटनिंग चर्चा हुई। आपकी सरलता, आपने काफी सरलता से अलग अलग विषयों को रखा, हमें अवेयर किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, और आगे भी हम आपसे अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से। और आपको कैसा लगा आप हमें बिल्कुल बताइएगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़े और आपसे और अलग अलग विषयों पे एनलाइटन होने की कोशिश करें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से एबीपी लाइव और एबीपी पैसा लाइव के सारे दर्शकों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर।